कांग्रेस की मानसिकता का ही एक हिस्सा है। और कांग्रेस की मानसिकता आज संपूर्णता के साथ में जो है लोगों के सामने स्पष्ट हुई है। जब देश के लोगों को यह जानकारी हुई है कि मनमोहन सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक जो बार बार ये बयान देते हैं, राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में 2 बार इस तरह के बयान दिए पिछले दिनों में, एक कांग्रेस की रैली में नागपुर में और दूसरा मुंबई में बोलते हुए इस तरह का बयान दिया था कि जो है हम कास्ट और इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करा करके उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिमों को, मैक्सिमम अल्पसंख्यकों को बैंक से लोन मिले, इसको सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये सारे बयानों को आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए, ये कांग्रेस की असली मानसिकता अब देश के सामने बेनकाब हो रही है। चुनाव में उसका खुलासा करने वाले विजय लोकेश शर्मा खुलासा कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने किया। बीएल सोनी जो तत्कालीन जो एसीबी चीफ थे, एसओजी एसीबी चीफ थे, वो आधिकारिक रूप से बयान देकर के ये बात कह चुके हैं, मीडिया के सामने कह चुके हैं कि जब रीट और नकल माफिया पे अंकुश लगाने पर चर्चा होने के लिए हाई लेवल मीटिंग होती थी, तो मुख्यमंत्री एक केंद्रीय मंत्री को फंसाने की चिंता करते थे, उसके अतिरिक्त किसी विषय पे चर्चा नहीं करते थे। तो ये मानसिकता आपके सामने कि जब आप प्रत्यक्ष युद्ध में परास्त न कर सके तो आप इस तरह से छद्म युद्ध किसी के छवि को मलिन करने के लिए करो। लेकिन फिर कहूंगा कि जनता है, ये सब जानती है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किसी एक पार्टी के लिए चिंता का विषय होना ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था के लिए चिंता का विषय, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी विचार का विषय है कि क्यों कहाँ क्या कमी रह गई थी तिथियों के सिलेक्शन में, शादियां होने के चलते हुए या अन्य किसी कारण से ये वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ है। लोकतंत्र में चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम होना ये निश्चित रूप से विचार का प्रश्न है, ये केवल किसी एक दल के लिए नहीं, सभी राजनीतिक पार्टी के लिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ साथ में इलेक्शन को आयोजित करने वाले सारे जो है इंस्टीट्यूशन, मे बी इट इज रिटर्निंग ऑफिसर और द एंटायर पैराफर्नेलिया व्हिच कन्वीन द इलेक्शन प्रोसीजर, उन सब के लिए जो है ये चिंतन का विषय। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ये इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए इस तरह के बयानों को वो बार बार और उनके बीजेपी के तमाम नेता, बड़े नेता दोहरा रहे हैं। वो 10 साल में बताया उन्होंने जनता के लिए क्या किया। 4 करोड़ गरीबों का घर बने, इसको वो जनता के लिए किया हुआ मानते हैं कि नहीं? 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचे जो अंधेरे में रहते 55 साल तक उनकी सरकारें रहने के बावजूद भी, वो जनता के लिए किया हुआ काम है कि नहीं? 11 करोड़ माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति मिली, वो जनता के लिए किया हुआ काम है कि नहीं? 12 करोड़ माताओं बहनों को जो नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता था, उनके 3 पीढ़ी के शासन होने के बावजूद भी, 55 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी, वो गरीबों के कल्याण के लिए किया हुआ काम है कि नहीं? 40-45 करोड़ गरीबों का बैंक खाता खुल करके उसमें 24 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष पहुंचा, ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है कि नहीं? ये चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए लोगों को जब उनके लिए कोई काम होता है तभी वो किया हुआ जनता के लिए काम दिखता है, जब उनकी संपदा बढ़ती है तभी वो जनता के घर में हुआ काम मानते हैं। और जहां तक उनका बयान कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, याद दिला दो, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब वो प्रभारी थी तब भी उन्होंने यही बयान दिया। कितने विधायक जीते थे, एक बार उसको टैली देख लें, उसके बाद उनके बयान की हकीकत सामने आ जाएगी। क्योंकि अपने वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए जो लोग राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर देते हैं, अपने वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए जो लोग संसद के नए भवन जो भविष्य के भारत की एक प्रतिकृति था, छवि थी, उसके लोकार्पण के अवसर को भी इसी तरह के विवादास्पद बयान देकर के उसका बहिष्कार करते हैं। सेंगोल रखने की परंपरा जो आदिकाल से हमारे देश में चल रही थी और आजादी के समय में भी जिस परंपरा का पालन किया गया था, उसका पुनर्स्थापन करने का भी बहिष्कार करते, निंदा करते हैं। देश के वैज्ञानिक जब कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, देश के लिए कोरोना का टीका बनाते हैं और देश में पहली बार कोई टीका इफेक्टिव बनता है, उसका भी बहिष्कार करते हैं, निंदा करके उनका अपमान करने का काम करते हैं। देश की सेनाएं जब अपने शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करती है तो उसके भी जो है संशय के बादल उसके ऊपर खड़े करके देश के सैनिकों का अपमान करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए ऐसे हर एक अवसर जिस पर देश गर्व कर सके, देश सम्मान कर सके, देश गौरव की अनुभूति कर सके,
उस समय में देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। जब देश कठिनाई के दौर से गुजरता है तब वो विदेशी ताकतों के साथ में जाकर के बातचीत करते हैं, उनके साथ जाकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। तो ये उनकी मानसिकता का पूर्ण परिचय है। उन्होंने कहा था कि 55 साल में हमने किसी का सोना नहीं लिया, सत्ता में रहे, अब हम किसी का सोना क्यों लेंगे। तो फिर ये उनकी मानसिकता, उन्हीं के लोगों ने स्टेटमेंट किया है कि इस तरह की व्यवस्था देश में होनी चाहिए। राहुल गांधी जी भी उसी तरह की बात उससे पहले कह चुके हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी ये बात कही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आज कांग्रेस पार्टी ये सफाई देती हुई दिखाई दे रही है, ये उनके व्यक्तिगत बयान है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 2006 में मनमोहन सिंह जी ने जब बयान दिया था प्रधानमंत्री के नाते, उसके बाद 8 साल तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और उसके बाद 10 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे। इस 18 साल में कितनी बार एआईसीसी की मीटिंग हुई है, कितनी बार उनके कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, क्योंकर उन्होंने निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया, क्योंकर उन्होंने तब नहीं कहा कि ये हमारा आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो चुनावी सभाओं में जो बात की सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और उसके बाद में अपीजमेंट के लिए उनको पहला अधिकार उनको देने की बात जो कही, उसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड नहीं था, राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्टैंड था, तो क्यों कर उसके बाद के में आपने उसका खंडन नहीं किया। आज जब जनता का आक्रोश और प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहा है, तब आप खिसियाट दिखाते हुए इसको व्यक्तिगत बयान ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक सब जानती है और सब पहचानती है। बयान था आज बीजेपी को उठाने की जरूरत कहाँ पड़ी है? क्या कमजोर अब समझ रही है बीजेपी अपने को? देखिए संगीता जी, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि मनमोहन सिंह जी के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही बहुत प्रखरता के साथ आवाज उठाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार ये बात कही है कि उनके लिए देश के संसाधनों पर पहला अधिकार कोई वर्ग विशेष कर, और मेरे लिए प्रधानमंत्री ने कहा मेरे लिए देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का होगा, ये मेरा धर्म है। और उन्होंने कहा कि देश में गरीब, महिला, किसान और युवा, ये 4 ही वर्गों की दृष्टिकोण से देश को देखना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसीलिए माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो संपूर्णता और समग्रता को लेकर बनाई, हॉलिस्टिक भी थी और ऑल इंक्लूसिव भी थी। हमने किसी जाति, धर्म, मजहब, किसी वर्ग, क्षेत्र, बोली, भाषा, वोटों की गिनती और राजनीतिक प्रतिबद्धता, उन 10 में से किसी भी विषय को लेकर के कभी विभेद नहीं किया। जब सड़क बना रहे थे तो सबके लिए बना रहे थे, गैस का चूल्हा दे रहे थे तो सबको दे रहे थे, गरीब का घर दे रहे थे तो सबको दे रहे थे, गरीब किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे थे, सबको दे रहे थे, स्त्री के सम्मान के लिए शौचालय बना रहे थे, सबके लिए बना रहे थे, पानी का कनेक्शन दे रहे थे, सबको देने की बात कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता से अगर ये सब काम होते तो ये सब काम पहले जो है अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए थे, उसके बाद में किसी गरीब दूसरे का नंबर आना चाहिए। ये फर्क मानसिकता का जो है, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले वर्षों से लड़ रही है। एक बार मुझे लगता है कि आपको वसुंधरा जी का हैंडल उठा करके देखना चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वसुंधरा जी घर में बैठी हो, वो निरंतर प्रचार करें। देखिए पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता दोनों तय करते हैं कि उनको किसको कहाँ कहाँ उपयोगिता हो सकती है। जहाँ पार्टी जिसकी उपयोगिता समझती है वहां भेजती है। मुझे कहा गया तुमको बाहर जाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। कल आज मुझे सूचना मिली है कि 26 तारीख को तुम्हारा मतदान समाप्त होगा और 27 तारीख को तुमसे अपेक्षा है कि तुम पंजाब में सुबह जाकर के चुनाव की कमान के प्रचार की कमान संभालोगे, जो 1 महीने बाद होने वाले। तो पार्टी का निर्देश है, जहाँ आदेश करेगी पार्टी वहां जाकर के काम करेगी। अभी तो चुनाव समाप्त नहीं हुआ। जोधपुर का चुनाव मेरे लिए प्राथमिकता भी थी, मेरे लिए कर्तव्य था, इसलिए हम यहाँ थे। अब आगे के चरणों में अभी 7 चरण में से 5 चरण बाकी है। हम सब आपको देश में कहीं न कहीं प्रचार करते हुए दिखेंगे। इसके बाद आप जो है वो राजस्थान में नहीं बाहर घूमते हुए मिलेंगे। पार्टी का दायित्व है। हमला किया गया है और चुनाव आयोग ने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया है। देखिए, जब लोगों के पास में मुद्दे नहीं होते तब वो झूठ के सहारा लेते। पहला झूठ का सहारा लिया गया कि एमपीलैंड 40% खर्च नहीं है। जब उस पर बात नहीं बनी तो दूसरे झूठ का सहारा लिया कि जोधपुर में एक भी काम नहीं हुआ। जब उस पर बात नहीं बनी तब ऐसे विषय जो पूछे हुए कारतूस हैं, जिनको चलाने की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने 5 साल तक कोशिश की थी और चला नहीं पाए। 5 साल तक निरंतर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद भी, सरकार के धन संसाधन का दुरुपयोग करने के बावजूद भी
मेरे खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी विषय को सिद्ध करने का उनको अवसर नहीं मिला। मैंने कोई पाप नहीं किया था, इसलिए मैं बेखौफ होकर के उस अग्नि परीक्षा में से सामने जो है आराम से निकला। और जो मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे थे वो आज खुद ही कहते हैं कि मैं 12 बार एक्यूज की तरह कैटेगरी में खड़ा होकर के पेशी अटेंड कर चुका हूँ। और जब वो कर चुके हैं, उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो ये अनर्गल बातें करने वाले लोगों पर जोधपुर की जनता जानती पहचानती। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उसका विरोध किया, जिस तरह से निमंत्रण को अस्वीकार किया, कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ लोगों ने उस दिन काले कपड़े पहन करके उसका बहिष्कार किया, उसका प्रतिरोध किया। ये इस बात का परिचय है कि वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए और तुष्टीकरण के चलते हुए एक वर्ग विशेष के वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जहां एक तरफ राम मंदिर बनने के साथ ही भारत के भाग्य का वो सूर्य जो 500 वर्ष पहले राम मंदिर को तोड़ने के समय और राम मंदिर को बाबर की सेनाओं ने तोड़ करके जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने उसे उस विवादित ढांचे को एक मस्जिद का स्वरूप दिया था जिसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन उस दिन से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि उस दिन से भारत के भाग्य का सूर्यास्त हो गया था। और भारत के भाग्य का सूर्यास्त के बाद ये जो कालचक्र का पहिया वो अमावस की रात 500 साल की थी। भारत के निवासियों ने, भारत के रणबांकुरों ने अपने शीश दान देकर के 3 लाख लोगों ने कुर्बानी करके उस अग्नि को प्रज्वलित रखा था। भारत की माताओं बहनों ने भी इस 500 साल के कालखंड में अपने सुहाग होकर के अपने भाइयों को, अपने बेटों को देश की बलिवेदी और सनातन की बलिवेदी पर कुर्बान करते हुए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए, अनेक उदाहरण ऐसे देते हुए भी उन्होंने इस अग्नि को मंद नहीं पड़ने दिया। और आजादी के बाद 70 साल तक निरंतर लड़ाई न्यायालय में करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने के एफिडेविट फाइल किए, उसके बाद भी कारसेवा के समय गोलियां खाने के बावजूद भी न्यायालय के निर्णय के बाद जब राम मंदिर बनाए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने के बाद में भी जिस दिन भव्य रामलला की मूर्ति की पद प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूँ कि वो जो 500 साल पहले भारत के भाग्य का सूर्यास्त हुआ था वो वापस भाग्योदय हुआ है। उस भाग्य का सूर्य वापस प्रबल होकर के दिखाई देने लगा है। और जिस तरह से सूर्योदय से पहले अरुणिमा दिखाई देती है, रश्मि की किरणें दिखाई देती हैं और एक हल्का रोशनी होती है, आप कल सोच करके देखिए इस पिछले 10 साल में जो इस भारत के भाग्योदय के साथ में भारत का स्वरूप बनने वाला है और विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनने वाली है उसकी शुरुआत इसके साथ हो चुकी है कि पिछले 10 वर्षों में भारत की संस्कृति के सभी मानबिंदु, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इनकी प्रतिष्ठा देश और दुनिया में तो बड़ी है। भारत की सनातन संस्कृति से निकले हुए ज्ञान, भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन, भारत के योग, भारत के आयुर्वेद, भारत की चिकित्सा पद्धतियां, भारत की कृषि, जैविक कृषि की पद्धतियां, इन सब का सम्मान पूरी दुनिया में स्थापित होने लगा है। और पिछले 10 साल में जिस तरह से भारत आज अपने विश्व के पटल पर अपनी पहचान बढ़ा रहा है और इस संस्कृति के मानबिंदुओं का सम्मान बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से इन ऐसे सनातन विरोधी लोगों के जो बयान आप सबने देखे हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, उनके मन में एक खींच और खिसियाट उत्पन्न करते हैं और उस समय में वो अपने वोट बैंक को और सुदृढ़ करने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। मैं उन बयानों की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इस चुनाव के समर में जोधपुर में पूरी ताकत के साथ में कार्यकर्ताओं ने पूरी ऊर्जा के साथ में काम किया। आप सबने देखा कि जिस तरह से हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हुई, शक्ति केंद्र स्तर पर बैठ करके हमने चुनाव की रणनीति को बनाया। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर काम करने वाली पार्टी है, तो हमने कार्यकर्ताओं की ताकत और शक्ति को और अधिक जो है केंद्रित करने के लिए काम किया। अनेक कार्यक्रमों के जरिए, अनेक बड़े जो है मीटिंग्स के जरिए हमने चुनाव के समर को और अधिक ऊंचाई देने के लिए का प्रयास किया। आज जब हम चुनाव के प्रचार के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं, मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूँ, एक बड़े अंतर के साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल जोधपुर से खिलेगा। राजस्थान की 25 सीटें एक बार हम फिर जीतेंगे और देश में जो लक्ष्य हमने लिया है उस लक्ष्यांक को छूते हुए एक बड़ी सशक्त सरकार
इस देश को विकसित बनाने के लिए हम सशक्त सरकार को बनाने में सफल होंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद। इस नीचे के स्तर पर ले जाए और अब हालिया कांग्रेस पार्टी के बयानों के बाद उनकी नीयत और उनका चेहरा दोनों बेनकाब हुए हैं। मैं आपको उस परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं जब 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जाहिर सभा में ये बात ऐलानिया तौर पर कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है, देश की संपत्ति पर पहला हक, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का है। और कांग्रेस पार्टी के इस मानसिकता ने एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक की तरह देखते हुए उन्होंने जिस तरह से हमेशा ही आचरण किया है और चुनाव जीतने का हथियार बनाया है, हम इसके खिलाफ जो वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, आज उनका चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। हमने देखा कि अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जिस तरह से आर्थिक और संपत्ति के सर्वेक्षण के बारे में चर्चा की गई और घोषणा पत्र में ये लिखा गया है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाएंगे। और इसी के कंटिन्यूएशन में सैम पित्रोदा साहब जो गांधी परिवार के और विशेष रूप से वर्तमान में राहुल जी और सोनिया जी दोनों के एडवाइजर और दोनों ही केवल और केवल उन्हीं की बात मानते हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरह की व्यवस्था है कि जो पैतृक संपत्ति है, व्यक्ति जो अर्जित करता है, मरणोपरांत उसकी संपत्ति का हिस्सा 55% देश के लोगों में बांट दिया जाना चाहिए। 45% हिस्से पर ही केवल उसके परिवारजनों का अधिकार है। यदि आपके पास में शहर और आपके गांव में 2 मकान है तो ये तय मानिए कि उनके इस फॉर्मूला पर जब आपके दिन अशेष हो जाएंगे, उस दिन आपके पुत्र और आपके परिजन केवल एक ही मकान पर अपना क्लेम कर सकेंगे, शेष एक मकान उन्हें दूसरों के लिए छोड़ना पड़ेगा। जो संपत्ति है, गरीब व्यक्ति की संपत्ति का आधा हिस्सा, हर एक व्यक्ति की संपत्ति का आधा हिस्सा जो है वो मृत्युपरांत देश के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। अब इसे आप 2006 के मनमोहन सिंह जी के बयान के साथ जोड़ करके देखिए, जो ऐसे संपत्ति एकत्रित होगी उसके ऊपर जो है पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों के साथ में होगा। और इसी के साथ में, इसी के कालानुक्रम में आप कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कि वो एनआरसी के खिलाफ है और एनआरसी के खिलाफ होकर के ऐसे सारे घुसपैठिए जो अवैध रूप से भारत में आए और भारत के संविधान, भारत के संसाधनों पर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, उसके ऊपर बोझ बने हुए, उन लोगों का समर्थन कांग्रेस ने हमेशा करती रही है। अब ऐसे घुसपैठियों के बीच में भी वो भारत के सामान्य लोगों की संपत्ति को बांटा जाएगा, ये निश्चित रूप से जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करती है। 1960 और 70 के दशक के बीच में भी कानून पास करके कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वो अपने कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कराएं और उसको लेकर के अनेक लोगों को बाध्य भी किया गया था। जब कांग्रेस, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के जमाने की कांग्रेस ने भी लोगों की कमाई के जब्त करने के ऐसे कानून 1963 और 1974 में भी पास किए थे, जिनका नाम कंपल्सरी डिपॉजिट्स एक्ट और स्कीम एक्ट ऐसा रखा गया था, जिसके अंतर्गत सब करदाताओं और उनके अतिरिक्त संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा कराना अनिवार्य था। और जमा करने के ये धनराशि जो है, ये जमा होने के बाद 3 से 5 वर्ष तक का उसका लॉक इन पीरियड था, वो सरकार के पास रखना लाजमी था। उसके बाद में जो है ही वो संपत्ति वापस अपने जो मूल जमाकर्ता को मिल सकती थी। और आप सबको ये जानकर के हैरानी होगी, जिस समय ये काला कानून पास हुआ था उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इस सब से समग्र रूप से कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, वो सोच सामने परिलक्षित होती है। अब आप सोचिए कि मेरी माताओं बहनों के पास में जो स्त्री धन, जो उनको बचपन से लेकर के विवाह तक और विवाह के उपरांत भी जो उनको
भेंट स्वरूप मिलता है, जो उनको परिवार के सदस्य गिफ्ट के रूप में देते हैं, वो स्त्री धन भी उसकी मृत्यु के उपरांत आधा बांट करके 55% हिस्सा देश के अन्य लोगों में बांट दिया जाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट किसी एक वर्ग विशेष का अपीजमेंट करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट देकर के और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे को, अपने तुष्टीकरण के चेहरे को एक बार फिर बेनकाब किया है। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर द्वारा आयोजित आज इस मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, हम सब के बीच में उपस्थित मीडिया के प्रभारी आदरणीय जगदीश जी धानविया, आदरणीय अचल सिंह जी और सभी मीडिया परिवार के मेरे सदा सम्मानित सदस्यगण, मैं आप सबके इस अल्प सूचना पर यहाँ पधारने के लिए हृदय पूर्वक आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो ये चुनाव की यात्रा जो विधानसभा चुनाव के पहले शुरू हुई थी, उसका पहला पड़ाव विधानसभा के चुनाव के समय संपन्न हुआ। आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों की शुभेच्छाओं के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम और माननीय मोदी जी के प्रति लोगों के प्रेम और विश्वास के चलते हुए जो कांग्रेस का कुशासन पिछले 5 साल से राजस्थान में था, जिसने राजस्थान को एक तरफ माफियाओं के हवाले किया था, राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया था, राजस्थान को अपराधियों के लिए मुक्त कर छोड़ दिया था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया था, राजस्थान को पेपर लीक का गढ़ बना दिया था, राजस्थान के किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हुए किसानों को बेहाल छोड़ दिया था। उस सरकार से आज ही जाकर के आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से चुनाव की वैतरणी में हम लोग जुटे और जनता के आशीर्वाद के साथ, जैसा हमने कहा था और बार बार आप लोगों के सामने भी चर्चा की थी कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सरकार बनी। और सरकार बनने के साथ ही जो वादे हमने मैनिफेस्टो में किए थे, चुनाव के समय में किए थे, मोदी जी की उस गारंटी को, गारंटी पूरे होने की गारंटी ऐसा मानते हुए उन सभी वादों पर तत्काल पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की। गैस सिलेंडर उज्ज्वला धारकों को 450 रुपए में मिले, इसको सुनिश्चित किया। किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का जो वादा था उसे पूरा किया। प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर जो अंधकार में प्रश्न चिन्ह लगा था रीट के और बाद में नकल माफिया के द्वारा, उसकी समुचित जांच एसओजी की एक एसआईटी बना करके की गई। आप सबने देखा किस तरह से कितने लोग अब तक जेल के सीखचों के पीछे गए। पेट्रोल और डीजल का दाम करने का वादा किया था, वो पूरा किया। आंगनवाड़ी और इस तरह की एक्टिविटीज में काम करने वाले हमारी बहनों और हमारे मेट भाइयों की तनख्वाह बढ़ाने, उनका मानदेय बढ़ाने का जो वादा किया था वो पूरा किया। इस तरह एक बार राजस्थान के इस 90 दिन के कालखंड में जो आचार संहिता और सरकार बनने के बीच का पुल था, इस सीमित समय में शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार ने जितनी घोषणाएं की थी, हर संभव घोषणा को हमने पूरा करने का प्रयास किया। चुनाव का दूसरा चरण लोकसभा के चुनाव के रूप में हम सबके सामने पिछले लगभग विधानसभा के चुनाव के समाप्त होने के ठीक बाद में लगभग पिछले 70-80 दिन से निरंतर जो क्रम लोकसभा के चुनाव का चल रहा था, पहले चरण के मतदान होने के बाद अब दूसरा चरण का मतदान 2 दिन बाद होने वाला है। आज जो प्रचार की प्रक्रिया है, शोर शराबे का प्रचार का शोर शराबा थमने वाला है। मैं उससे पहले आप सब मीडिया बंधुओं को, आप सब ने जो इस पूरी यात्रा में सहयोग किया, सच को सच दिखाने का साहस किया, झूठ का पर्दाफाश किया, उसके लिए आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं। और निश्चित ही निष्प्रय रह करके भी, निष्पक्ष रह करके भी आपने अपने इस सदाचरण और व्यवहार से देश को विकसित करने के संकल्प के साथ जो ये राष्ट्रीय यज्ञ है, इस यज्ञ में अपनी भी सकारात्मक आहुति प्रदान की है। मैं हृदय पूर्वक आपका धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, एक तरफ
सनातन की संस्कृति को सम्मान करते हुए उस संस्कृति के मानबिंदुओं का मान सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित करने के लक्ष्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रण में भारत को विकसित बनाने के संकल्प को लेकर के जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल के कालखंड में गरीब कल्याण के काम हुए, सीमाओं के सशक्तिकरण के काम हुए, देश के आर्थिक समृद्धि के लिए जिस तरह के कड़े और बड़े फैसले लिए गए, आज उसका परिणाम देश भर में दिखाई देता है। और भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ में पिछले 10 साल में दुनिया में सबसे बड़ा गरीबी उन्मूलन का सफलतापूर्वक काम करने वाला देश बना है। और ऐसे समय में जब भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ में कि हम विकसित भारत बनाएंगे, इस उद्देश्य को लेकर के इस चुनाव के मैदान में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की आधारशिला, नींव की ईंट रखने का आह्वान करके लोगों को साथ चुनाव के मैदान में मतदान करने के लिए आह्वान करती है, उनको निमंत्रण देती है। और पोलिंग ज्यादा होती है तो बीजेपी जीतती है, ये पुरानी धारणा है। ये थंब रूल है, नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। वो धारणाएं सब अब ध्वस्त हो गई। जब भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाना शुरू किया और निरंतर पूर्ण बहुमत की सरकारें प्रदेशों में 30-30 साल तक बनाई, उसके बाद में ये सारी धारणाएं मिथक जो है वो अब निरर्थक हो गए। रूपाला जी का बयान काफी विवादित है। मैंने 10 बार स्टेटमेंट कर दिया, उस पर अभी एक बार और कर दूं। शांति सर, सशक्त लोकतंत्र के लिए मतदान कितना जरूरी है? पहला चरण में मतदान कम हुआ है, उसको लेकर आम जनता की क्या? लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिकतम लोगों को मतदान करना चाहिए और अल्टीमेटली हम सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हैं, मीडिया के बंधु भी हैं, प्रिंट मीडिया के बंधु भी हैं, और इसके अलावा समाज को इन्फ्लुएंस करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको और सरकार की संस्थाओं में बैठे हुए सभी लोगों को इसके लिए मिलकर के प्रयास करना चाहिए कि हम लोकतंत्र की इस शुचिता और पवित्रता के लिए 100% मतदान के स्तर पर जाएं। मतदान कम होना किसी भी दृष्टिकोण से लोकतंत्र और देश दोनों के हित में नहीं। सर, रविंद्र सिंह पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, किसी भी चुनाव को बहुत सहजता के साथ में कभी लेना नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी का सोच। हम तो पंचायत से लेकर के और जो है लोकसभा तक के सभी चुनाव एक ही तरह की ऊर्जा से लड़े। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर पिछले चुनाव से तुलना करें तो पिछला चुनाव कंपैरेटिवली बहुत कठिन था। सरकार चली गई थी, 8 में से 6 विधायक हार गए थे, 1.5 लाख वोटों का अंतर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिले कुल मतों के बीच में था। सरकार के सम्माननीय मुखिया के पुत्र के सामने चुनाव लड़ना था, पूरी सरकार का पैराफर्नेलिया लगा था, सरकार का हार्डवेयर भी लगा था और सरकार के अधिकारियों को भी नियोजित किया गया था। कांग्रेस पार्टी के जितने नेता देश और राजस्थान में वो सब यहाँ काम कर रहे थे। चुनाव कठिन लगता था। सरकार के का उपयोग करके बहुत सारा जो है ताकत उसके ऊपर नियोजित की जा रही थी। सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग भी किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि देश और प्रदेश और जोधपुर की जनता ने मानस बनाया था तो मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है और देश के हित में ये फैसला लेना है, तब सारी प्रतिकूलताएं जो हैं उनके बावजूद भी हम 2,75,000 मतों से जीते। अब की बार सिचुएशन बिल्कुल उलट है। हमारी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। जोधपुर लोकसभा में 8 विधानसभाओं में से 7 में हम जीते हैं। कुल मतों का अंतर लगभग उतना वापस रिवर्स हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और माननीय मोदी जी की सरकार और मोदी जी के कामकाज और देश विकसित हो सकता है, इस विश्वास की जो स्थापना देशवासियों में हुई है, इसकी आधारशिला रखने के लिए लोग एक बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मानस बना चुके हैं। और ऐसे में मुझे पिछले बार के कंपैरिजन में अभी बहुत अनुकूलता दिखाई देती है। जब 2014 का चुनाव था संगीता जी,
तब भी देश भर के मीडिया के लोग इसी तरह की बात करते थे कि कोई लहर नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं, जब 272 का नारा दिया था, 272 के पार, और वसुंधरा जी ने जब राजस्थान की 25 सीटों की जीत के बारे में चर्चा की थी, मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो आप ही सभी मित्र मुझे कहते थे कि ये नहीं हो सकता। जिस दिन परिणाम आने वाले थे उस चुनाव के, उस दिन भी मुझे अक्षर से याद है कि टीवी स्क्रीन पे आपके बड़े ख्यातनाम देश भर के चैनल जो हैं वो दिखा रहे थे कि राजस्थान में 13 सीटें बीजेपी को मिल रही है और 12 कांग्रेस को मिल रही है, और जो 12 कांग्रेस को मिल रही थी उसमें जोधपुर भी थी, जबकि कुछ घंटे बाद में हम 4,21,000 मतों के अंतर से जीते। जब 2019 का चुनाव आया तब भी इसी तरह के कयास आपके सभी परिजन लगा रहे थे, आपकी फ्रेटर्निटी के लोग भी लगा रहे थे, दूसरे लोग भी कहते थे कि सरकार एंटी इनकम टैक्स पेश कर रही है और अब की बार पिछले बार जैसा जादू नहीं चलेगा। लेकिन जब परिणाम आया तब एक बार फिर उसी तरह का परिणाम आया जिसने देश को चौंका है। हम तो कॉन्फिडेंट थे।